my dear students. Today I am teaching you conditional sentence part 2. Earlier I taught you some conditional sentences which were open conditional sentence and zero conditional sentence. Today I am discussing the remaining two types of conditional sentence which are improbable and unfulfilled conditional sentence. आज ये टॉपिक मैं यही फिनिश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्या होता है। जैसा कि नाम है इसमें हाइपोथेटिकल मीन्स सिर्फ कल्पना काल्पनिक, और इम्प्रोबेबल मतलब जिसकी संभावना बहुत कम है, अंडरस्टूड, जो पूरी होने की संभावना जिसमें बहुत कम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। अब समझिएगा उदाहरण से कि मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में कल्पना कर रहा हूँ, अंडरस्टूड, आई एम लिविंग इन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, और जस्ट आई एम इमेजिनिंग इफ आई वर अ टीचर, if I were a bird, I would fly in the sky. If I were the chief minister of Rajasthan, I would welfare the public of this state. ठीक है, just I am imagining. Really I am not that one, but just I am imagining. Okay? जब मैं सिर्फ कल्पना में जी रहा हूँ, रियल में कुछ भी नहीं है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम improbable, hypothetical और imaginary condition. ठीक है, it's clear? Now coming to the point. अब हमने इस conditional sentence को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज की है और उसको मैंने इस कंडीशनल सेंटेंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है। स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब होता है अगर मैं ये होता, अगर मैं ये होता, हूँ नहीं लेकिन सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं वो करता, ठीक है, उस सिचुएशन में हम कंडीशनल सेंटेंस, इस कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इस कंडीशनल सेंटेंस का। If I were you, यदि मैं आप होता, I would punish him, तो मैं उसको पनिश करता है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं आप होता, आपको पता है if I were you, ये प्ले भी है 9th क्लास में, चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 और 10 है, उसकी हेडिंग भी यही है, I were you, if I were you, ठीक है। अब याद रखने वाली बात ये है कि इसमें हाइपोथेटिकल जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा वर का यूज करते हैं। याद रखिएगा क्या यूज करता है, वर्ब का यूज करता है, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर फिक्स जो वर्ब है उसका यूज करते हैं वो है वर्ब, WERE वर्ब, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है इसमें खास कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम वुड का और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इट्स क्लियर? आपको मैंने बताया तो मेरे पिछले वीडियो में आप देखना, वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बताया था कि कंडीशनल क्लॉज में दो, कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और एक क्लॉज होता है मेन क्लॉज या फिर रिजल्ट क्लॉज। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट रियल बट जस्ट द स्पीकर इज इमेजिनिंग टू बी, ओके, यस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में, इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या रूल है कि आप वर्ब को आप पहले भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। कंडीशनल सेंटेंस आप वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसका मतलब भी क्या होगा, इफ, इट्स क्लियर। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट की जगह आप वर्ब ला देते हैं और वर्ब की जगह सब्जेक्ट ला देते हैं, मतलब रूल क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, लेकिन आपने क्या करते हैं उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले वर्ब ला दिया और उसके बाद आपने सब्जेक्ट को लिखा, उसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि वर्ब है उसको पहले लिख दिया और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा है, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। तो इसका मतलब भी क्या होगा, इफ वर शी माय डॉटर, मतलब इफ शी माय डॉटर, अगर वो मेरी डॉटर होती आई वुड लाइक हर अ लॉट, मैं उनको बहुत लाइक करता, और वही वर्ब, वही वुड और वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड का यूज किया, ठीक है। अब देखिएगा स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है काश मेरे पास ये होता, है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव इट डेली, इफ आई हैड ए बिग बंगलो आई वुड एंजॉय इट, ओके। ये है सब, मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब अगर ऐसा मेरे पास वो चीज होती। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या है, मैं होता, और स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या होता है
काश ये चीज मेरे पास होती। ठीक है, पोजीशन की बात करें। इसका एग्जांपल देखिएगा, इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव इट डेली। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इसको डेली ड्राइव करता। ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा सोच रहा है। ये इसमें क्या होगा कि पास्ट सिंपल टेंस, जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसमें पास्ट सिंपल का यूज होगा, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है और वुड में का मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड है स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब काश मैं ऐसा करता। एक्शन का मतलब वर्ब, काश मैं ऐसा करता, काश मैं अगर कठिन मेहनत करता तो मेरे अच्छे नंबर आते। काश अगर मैं गाड़ी तेज दौड़ाता तो हो सकता था कि मैं ट्रेन को कैच कर लेता, ट्रेन को पकड़ लेता, राइट टाइम पे पहुंच जाता स्टेशन पे। ठीक है, तो ये इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन, अगर ऐसा मैं करता। इफ आई वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन मेहनत करता, आई वुड गेट मार्क्स, तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंडीशनल सेंटेंस का पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट में मैं खड़ा हूँ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा होता। इट्स क्लियर। और एक और बात है कि इस कंडीशनल सेंटेंस में वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत कम संभावना है पूरी होने की, हो जरूर सकती है लेकिन वेरी वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, स्टेट ऑफ एक्शन, काश मैं ऐसा करता, आई वर्क हार्ड आई वुड गेट मार्क्स, तो मेरे अच्छे नंबर आते। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये है कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने यूज किया है, और दूसरा जो क्लॉज है मींस रिजल्ट क्लॉज, उसमें क्या होगा, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड माइट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको ओपन कंडीशन में भी बताया था। डिपेंड करता है कि आप वो जो सेंटेंस है उसमें एबिलिटी शो हो रही है या एडवाइस शो हो रही है या फिर प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुड, शुड और माइट का यूज करना है। क्लियर कर दूं आपको फिर से कि जो एबिलिटी होती है उसको कुड शो करता है, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, शुड एडवाइस के लिए आता है और माइट जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए आता है। मैं आपको जब मॉडल पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब आओ अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। अब है लास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जो कभी भी ऐसी कंडीशन जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, जैसा कि इसका नाम ही अनफुलफिल्ड, यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज किया मैंने। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है, जो पास्ट की बात हो गई, प्रेजेंट से और फ्यूचर से इस कंडीशनल सेंटेंस का कोई वास्ता नहीं है, अंडरस्टूड, कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पास्ट से मतलब इसका। टू नॉट टू बी अनफिल्ड, जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। इट्स क्लियर। और इसमें क्या होता है कि वो दिन निकल गया, अंडरस्टूड, वो चांस गया और अब आप कह रहे हो कि काश मैं ऐसा करता, अंडरस्टूड, मतलब आप रिग्रेट की सिचुएशन में हो या आप रिपेंट की कंडीशन में हो, आप मतलब पश्चाताप कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर काश मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। अंडरस्टूड। अब देखिएगा सेंटेंस क्या है, इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव गुड मार्क्स, यदि मैं मेहनत करता तो मेरे नंबर आ सकते थे, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की और नंबर नहीं आया, मतलब ये चांस गया। अब पास्ट की बात हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब लेट बी गोन बी बाई गोन। इंग्लिश में कहावत है डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। उस सिचुएशन में हम अनफुलफिल्ड कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव गुड मार्क्स। यहाँ खास क्या बात है कि जो कंडीशनल क्लोज है उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जो कंडीशनल क्लोज है। और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें क्या करते हैं, वुड हैव प्लस बी3 का यूज करते हैं। याद रखिएगा, वुड हैव प्लस बी3 का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस बी3 भी होता है, शुड हैव प्लस बी3 भी होता है, माइट हैव प्लस बी3 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें खास बात क्या है, had I reached there I would have caught it, यदि मैं वहां पहुंच जाता तो मैं उसको पकड़ लेता। ठीक है, had I, यहाँ पर देखो मैंने had स्टार्ट में लिखा है और इस had का क्या मतलब निकला, if, अंडरस्टूड। आप if की जगह भी had लिख सकते हैं। इट्स क्लियर। और इसको मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ क्या सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, और यहाँ क्या हुआ कि जो वर्ब वो पहले लिख दिया और सब्जेक्ट को मैंने क्या लिखा, बाद में लिखा।
तो ये क्या हो गया, रूल ऑफ इनवर्जन, मतलब उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इफ या फिर हैड आई रीच देयर, हैड आई रीच देयर मतलब यदि मैं वहां पहुंच चुका होता, अगर मैं वहां पहुंच जाता। तो यहाँ क्या हो गया, इस हैड के दो फंक्शन है, ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और इफ का भी काम कर रहा है, ठीक है। और वो वुड हैव प्लस V3। अब देखिएगा मैंने कोशिश की है इस तरह का चार्ट बना करके आपको समझाने की, देखिएगा और मेरे कोशिश को आप इंपोर्टेंस दीजिएगा, उसको जो है थोड़ा समझिएगा। टाइप ऑफ कंडीशन, जीरो कंडीशन, प्रेजेंट सिंपल, कंडीशनल क्लोज और मेन क्लोज, इसको आप किस तरह से लिखोगे। टाइप ऑफ जीरो कंडीशन है तो आपका कंडीशनल क्लोज और प्रेजेंट सिंपल में होगा और मेन क्लोज और प्रेजेंट सिंपल में होगा, दोनों ही एक ही टाइप में होंगे। और फिर ओपन कंडीशन है तो जो कंडीशनल क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और मेन क्लोज होगा वो प्रेजेंट फॉर्म प्लस मॉडल, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल, मॉडल का जो प्रेजेंट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब है इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल में क्या होगा, पास्ट सिंपल, अंडरस्टूड, काश मेरे पास ये होता, काश मैं उतनी मेहनत करता, ये सब इम्प्रोबेबल, पास्ट सिंपल का यूज होगा। और जो मेन क्लोज होगा उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मॉडल का पास्ट फॉर्म जानते हो, माइट, कोड, अंडरस्टूड, शुड, ये सब के सब क्या है, पास्ट फॉर्म है। अब है इमेजिनरी, इसमें तो होते हैं इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी। इमेजिनरी है तो कंडीशनल क्लॉज में क्या यूज होगा, वर्ब का, अंडरस्टूड, वर्ब का यूज होगा, भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। और मेन क्लॉज में क्या होगा, वही पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब है अनफुलफिल्ड कंडीशनल, अनफुलफिल्ड में क्या होगा, हैड प्लस V3 मींस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 एंड माइट हैव प्लस V3, मतलब जो पास्ट फॉर्म है मॉडल की उसके साथ हैव लगेगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक अब एंड होता है, इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। ये मेरी कोशिश है, मैं जो कुछ आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ इसको आप महत्व दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोवाइडेड इफ़ यू लाइक माय वीडियोज, ठीक है। ये कंडीशन है। थैंक यू सो मच।